नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से जल भराव की समस्या लगातार बनी हुई है। हालांकि लगातार हो रही बारिश से मानसून में दिल्ली वासियों को राहत ज़रूर मिली है। आने वाले 3 से 4 दिनों में दिल्ली में रुक रुक करके बारिश हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिल्ली के अंदर हवाएं चलेंगी। आईएमडी के अनुमान के मुताबिक अगर बात की जाए तो आने वाले 4 से 5 दिन में लगातार दिल्ली के अंदर इसी तरह का मौसम रहेगा। हालांकि दिल्ली में पहली बार ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है कि दिल्ली में बारिश के साथ साथ दिल्ली में धूप और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। इस महीने में अक्सर मौसम विभाग के मुताबिक अगर बात की जाए तो इस महीने में अक्सर इस तरह की हवाएं धूप के साथ या बारिश के साथ देखने के लिए नहीं मिली हैं, लेकिन इस बार इस महीने में तेज़ हवा, बारिश और धूप एक साथ नज़र आ रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बात की जाए तो दिल्ली में तो बरसात इसी तरह से रहेगी, लेकिन एनसीआर के इलाकों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में दिल्ली के आसपास के इलाके, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इनमें तेज़ बारिशें हो सकती हैं। साथ ही बिजली भी कड़केगी और कई जगहों पर आंधी और तूफ़ान के साथ में ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग लगातार कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी करना है। हालांकि पिछले दिनों दिल्ली में यमुना नदी अपने ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही थी। उस वक्त भी मौसम विभाग की तरफ से एक अनुमान जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आने वाले दिनों में बारिश इसी तरह से रहेगी और ये ख़तरे का निशान और ऊपर जा सकता है। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से तैयारियां करने का दावा किया है। सरकार लगातार ये कह रही है कि दिल्ली में इस बार जल भराव की समस्या नहीं होने देंगे। वहीं दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि दिल्ली में थोड़ा बहुत जल भराव या थोड़ा बहुत रुका हुआ पानी, उसको जल भराव नहीं माना जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। सावन के पहले सोमवार के दिन राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर कोई कहीं न कहीं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बाबा शिव को जलाभिषेक किया जा रहा है। लगातार कहीं न कहीं तमाम जो श्रद्धालु हैं और वो यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुँच रहे हैं और हर कोई कहीं न कहीं सावन माह के जो ये पुनीत महीना है, तो ऐसे में हर कोई भोले बाबा को खुश करके मनकामेश्वर मंदिर के इस प्रांगण में हर तमाम मनोकामना पूर्ण करने की अपनी अर्जी लगा रहा है। लगातार चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, दोनों लंबी लंबी कहीं ना कहीं यहाँ पर कतारें लगी हैं। हर कोई भोले बाबा के जयकारों से यहाँ पर जो स्थान है वो गुंजायमान हो रहा है। लगातार कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में भी सावन के पहले सोमवार के दिन जो भाव है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हर कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा भोले के दरबार में जलाभिषेक कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं को भी मूर्त रूप दिया गया है, चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो या साफ सफाई की व्यवस्था हो। तो हर कहीं ना कहीं जो तमाम प्रशासनिक विभाग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो भी यहाँ पर मुस्तैद हैं। किसी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, इस बात का यहाँ पर खास इंतजाम किया गया है कि ताकि कोई भी जो भी जलाभिषेक करने आए बाबा का, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे, उसे किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं लगातार यहाँ पर कार्य योजना बनाकर मूर्त रूप दिया गया है, ताकि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु दूर दराज से आने वाले हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो। लगातार हर कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर यहाँ मंदिर प्रांगण पहुँच रहे हैं। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में शनिवार को हुए हादसे में ठाकुरगंज में युवक के भारी बरसात के बाद नाले में बह जाने और तकरीबन 16 घंटे के बाद लाश मिलने के बाद से लखनऊ नगर निगम की कार्यशैली पर, कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठ रहे हैं। आज लखनऊ नगर निगम के सभी वार्ड के पार्षद लखनऊ नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। मुख्यालय पहुंचकर लखनऊ के नगर आयुक्त गौरव कुमार पर कई तीखे सवाल किए। हालांकि लखनऊ के नगर आयुक्त मौके पर नहीं पहुंचे, महापौर के बुलाने पर भी नहीं पहुंचे। लखनऊ नगर आयुक्त से जनता को जो उम्मीदें थीं वो पूरी तरीके से अब
टूटती जा रही हैं। जब जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं है तो आखिरकार आम जनता किसके पास जाएगी? 10 से 12 बजे तक का समय लोगों की समस्याओं को सुनने का है। बावजूद उसके लखनऊ नगर आयुक्त अपने कमरे में बैठते हैं, आने वाली जनता की समस्या को कभी सुन लेते हैं और कई दिन ऐसे भी होते हैं जब बेरंग वापस लौटना पड़ता है आम जनता को। ठाकुरगंज में हुए हादसे के बाद पीड़ित परिवार से न तो लखनऊ नगर आयुक्त मिलने गए न मेयर मिलने गई। मर्चरी के बाहर मेयर ने और डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ साथ अन्य लोगों ने मौके पर मृतक के पिता को चेक थमा दिया और वहीं से सब अपने अपने रास्ते चले गए। मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिवार में कमाने वाला एक ही शख्स था। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे मामले में संज्ञान लिया, लेकिन अगर बात लखनऊ नगर निगम की कार्यप्रणाली की करें, कार्यशैली की करें, तो किसी भी धरातल पर नगर निगम की कार्यशैली फिट नहीं बैठती। लखनऊ नगर निगम का कमान संभाल रहे लखनऊ के नगर आयुक्त मीडिया से बात नहीं करना चाहते, मृतक के परिवार तक नहीं पहुंचे, बल्कि कई लंबे समय तक तो वो यही नहीं मान रहे थे कि कोई डूबा भी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लखनऊ नगर निगम में अब नवनियुक्त और युवा नगर आयुक्त के कार्य करने की क्षमता और कार्यप्रणाली को लेकर के कई सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार लखनऊ के नगर आयुक्त, जिसके ऊपर लखनऊ भर की जिम्मेदारी है, जिसको एक मैच्योरिटी भरे डिसीजन लेने चाहिए और लखनऊ को कुछ नया देना चाहिए जिससे पूर्व नगर आयुक्तों की भांति लखनऊ के नवनियुक्त नगर आयुक्त को भी लोग याद रखें, लेकिन कार्यप्रणाली ऐसी है कि लखनऊ की जनता त्राहिमाम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। सिटी रिपोर्टर में आज खास बात है, झांगुर बाबा की नई परतें सामने आ रही हैं। विश्व हिंदू परिषद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में नया खुलासा किया है। कई युवतियां थीं जो पीड़ित थीं, 2 युवतियों को उन्होंने रूबरू कराया मीडिया के सामने। उन पीड़ितों ने बताया किस तरह से उनका धर्मांतरण कराया गया, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, किस तरह से उनके साथ गैंग रेप हुई। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब से लेके बहुत से अरब ममालिक से झांगुर बाबा का कनेक्शन है। झांगुर बाबा का इतना अस्तित्व मजबूत है बलरामपुर में कि ज़िला प्रशासन कहीं पे भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता था। ये खबरें बहुत ज़्यादा ज़िला प्रशासन को बताई जा रही थी, मगर कोई भी एक्शन झांगुर बाबा के खिलाफ नहीं हुआ। वहीं गोपाल राय जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो निरंतर झांगुर बाबा के तमाम परतों को खोल रहे थे और उन्हीं की कारगुजारी की वजह से आज झांगुर बाबा का इतना बड़ा साम्राज्य जो इल्लीगल तरीके से धर्मांतरण कराता था, हिंदू युवतियों को मुसलमान बनाता था, इस तरह की चीज़ का खुलासा हो पाया है। अब लगातार उन युवतियों को धमकियां मिल रही हैं फेसबुक और सोशल साइट्स के माध्यम से। अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से सरकार और केंद्र सरकार झांगुर बाबा की और परतें खोलती है और नए नए खुलासे होते हैं। करीबन कई 100 करोड़ के ईडी के मामले भी सामने आए हैं। एक चल अचल संपत्तियों की जांच भी हो रही है। अब सरकार तय करेगी। इस तरह से कई और भी झांगुर बाबा हैं जो इस तरह का कारनामा हिंदुस्तान में करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी शिकायतें लगातार युवती और तमाम यंगस्टर्स कर रहे हैं कि उनको जो है वो धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनको प्रलोभन देके, पैसे के बल पे लालच देके उनको धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है और क्या सख्ती सरकार करने वाली है। कैमरामैन किशन के साथ रजाबाद, लखनऊ, JK न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं विजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से। बात करेंगे संभल में सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें, जनपद संभल में एक दरगाह जो मज़ार है उसको जैक के माध्यम से हाईवे किनारे से लगभग 30 फीट जैक के माध्यम से खिसका दिया गया है। आपको बता दें, ये जो दरगाह है ये बहजोई संभल मार्ग थाना हयातनगर क्षेत्र के हाईवे किनारे है और इसको अधिकारियों द्वारा सरकारी भूमि पर होना पाया गया था, उसको चिन्हित किया गया था। आपको बता दें, जिस तरह से 19 नवंबर 2024 के बाद जिस तरह से संभल में हिंसा हुई, शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले को लेकर जो मामला अब न्यायालय में लंबित है और चल रहा है, उसकी सुनवाई हो रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं
जो अधिकारी थे उन्होंने जो भूमि थी, सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जे हों, अवैध निर्माण हों, अवैध कॉलोनियाँ हों, उसको लेकर के भूमि को चिन्हित किया गया, जगह जगह कार्रवाई की गई, जांच पड़ताल की गई। उसी कार्रवाई में आपको बता दें, ये जो मज़ार है हज़रत याकूब शाह अली की, इसको बोला जाता है, और जो ये जो मज़ार है इसको भी चिन्हित किया गया। दरगाह की एक भारी भरकम इमारत है और उसको जो सरकारी अधिकारी थे उन्होंने जाकर के चिन्हित किया और नोटिस दिया। दरगाह कमेटी के जो सदस्य थे उनको नोटिस थमाने के बाद अधिकारियों ने कहा या तो आप इसे खुद हटा लें, नहीं तो इस पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आपको बता दें, जनपद संभल में लगातार योगी जी का जो बुलडोजर है वो गरज रहा है और ये दरगाह भी उसी के लिए चिन्हित हुई थी। उसके बाद कमेटी के सदस्यों ने स्वीकार किया कि हम इसको खुद हटाएंगे। इसी के चलते आपको बता दें, हाईवे से लगभग 30 फीट इस भारी भरकम इमारत को जैक के माध्यम से खिसका दिया गया है। कहीं ना कहीं आपको बताएं, ये जो दरगाह है, अब उसकी पूरी जो बिल्डिंग है उसको शिफ्ट करने का कार्य चल रहा है। इस अनोखे कार्य के लिए लोग जनपद संभल से देखने जा रहे हैं, क्योंकि दरगाह की जो मज़ार है, मज़ार की काफ़ी भारी भरकम इमारत को इस तरह से जैक के माध्यम से उत्तराखंड के रुड़की के ठेकेदार द्वारा ये जो कार्य किया गया है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक अनोखा कार्य बताया जा रहा है। मैं जीरो ग्राउंड से अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजेंद्र सिंह, JK 24/7 न्यूज़, जनपद संभल। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का जो है आज से आगाज हो गया है। पहले दिन सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर के जमकर के जो है तीखी बहस हुई। खास करके खाद, बीज और जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के जो है विपक्ष सरकार पर काफी हावी रहा। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है खाद, बीज को समस्या को लेकर के सरकार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों को जो है पर्याप्त जो है खाद नहीं मिल पा रहे हैं, ऊंचे दामों पर उन्हें खरीदना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया, यही हाल जो है धान के बीज को लेकर के हुआ, उन्हें बीज नहीं मिला, ऊंचे ऊंचे दामों पर जो है किसानों को मजबूर में जो है धान खरीदना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरीके से जो खाद होनी चाहिए उसकी भरपूर सरकार ये पूर्ति नहीं कर पा रही है और बहुत ज्यादा यहाँ पर कमी है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने शून्यकाल में जो है खाद बीज का मुद्दा उन्होंने उठाया। उन्होंने भी इस बात को दोहराया और सरकार को जो है ध्यान आकर्षण कराने की बात की और खाद बीज के मुद्दे को लेकर के उन्होंने जो है शून्यकाल के दौरान स्थगन कर इस पर चर्चा करने की बात कही। इस बीच सरकार जो है बात को जब माना नहीं गया तो तमाम जो विधायक कांग्रेस के थे उनके द्वारा जो है गर्भगृह में जो है जमकर के जो बीच में जो है नारे लगाते रहे तमाम जो विधायक कांग्रेस थे और सरकार पर जो है हल्लाबाजी करते रहे, आरोप लगाते रहे कि सरकार किसान यहाँ पर खुश नहीं है, खाद बीज की कमी है और सरकार जो है इस पर चर्चा करने नहीं चाहिए। इसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सभी को जो है बहिष्कृत कर दिया गया। इसके बाद गांधी प्रतिमा के जो है सामने जो बैठ करके तमाम विधायक कांग्रेस सहित तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो लगातार जो है हल्ला करते नजर आए। उसके बाद जो है विधानसभा को जो है अनिश्चितकालीन के लिए जो है स्थगित कर दिया। खास करके खाद और बीज को लेकर के सरकार शुरू ही मुद्दे को लेकर के जो है सरकार पर हावी है। आपको बता दें आने वाले समय में जो है और काफी मुद्दों को लेकर के सरकार और विपक्ष के बीच में जो है मुद्दा जो है तीखी बहस होने की संभावना है। आपको बता दें 5 बैठकें इसमें होगी जिसमें 900 से ज्यादा जो है प्रश्न लगाए गए हैं। अब देखना ये होगा सरकार और जो विपक्ष के बीच में और किन किन मुद्दों को लेकर के जो है गहमागहमी का माहौल होगा ये तो कल पता चलेगा। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, JK 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में कावड़ यात्रा अपने समाप्त पे पहुँच रही है। डाक कावड़ियों का भी आना जारी हो गया है, शुरू हो गया है और कावड़ियों की वजह से अब जो ट्रैफिक प्लान दिल्ली रूट पे उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड प्रशासन को 4 दिन बाद करना था, यानी
16 जुलाई को उसको उन्होंने 4 दिन पहले ही लागू कर दिया है, क्योंकि डाक कावड़ियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, पैदल कावड़ियों की भी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। उसको देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन ने ये देर रात ये फैसला लिया और इसको लागू कर दिया है। लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में कावड़िए आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन कावड़ियों से अनुरोध कर रहा है कि जो सरकार द्वारा तय किए गए पैमाने हैं, पैरामीटर्स है, उसके आधार पर कावड़ यात्रा को संचालित करने में सहयोग दे। लेकिन कावड़ियों के डीजे कान फोड़ू आवाज़ में बज रहे हैं, कावड़ियों के डीजे की हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची है और कई जगह वे पुलिस प्रशासन से उलझ भी जा रहे हैं, कई जगह उनसे मारपीट कर रहे हैं। आम जनता भी अगर गलती से कावड़ियों के बीच में आ जा रही है तो उसको लेकर के बहुत ही अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो जा रही, कानून व्यवस्था की स्थिति भी खतरे में पड़ जा रही है। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्ती अपनाई है और लगातार हरिद्वार के एसएसपी सड़कों पे उतर के प्रबंध करने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। उन कावड़ियों को कोई दिक्कत ना हो और उनकी वजह से आम जनता को दिक्कत ना हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके रोज़ कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि अभी कावड़ मेला शुरू हुआ है और अगले 10-15 दिनों में लगभग 4.5 करोड़ कावड़ियों के हरिद्वार नगरीय क्षेत्र में आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, चुस्त दुरुस्त है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन की इस सख्ती का असर कितना कावड़ियों पे पड़ता है। लगातार उत्तराखंड पुलिस प्रशासन कावड़ियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए कोशिश कर रहा है कि कावड़ यात्रा को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराया जाए। लेकिन उनका अनुरोध ये भी है कि जो अन्य राज्यों की पुलिस है वो भी अपने यहाँ से आने वाले कावड़ियों से ये ज़रूर अनुरोध करें कि जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं कावड़ क्षेत्र के अलग अलग राज्यों के पुलिस प्रशासन द्वारा, उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। तभी शायद ये सावन माह का शिव भक्तों का सबसे बड़ा जो मेला होता है, कावड़ मेला, वो निर्विघ्न संपन्न हो सकेगा। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में किस तरह से पुलिस प्रशासन इन चुनौतियों से निपटता है और क्या कावड़िए इस मेला को निर्विघ्न संपन्न कराने में सहयोग देते हैं या नहीं। हालांकि इस संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक वीडियो संदेश रिलीज करके उन कावड़ श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि कृपया वो धार्मिक यात्रा पे आ रहे हैं, अपनी आस्था का ध्यान रखें और किसी भी तरह का ऐसा कोई काम न करे जिससे कावड़ यात्रा की व्यवस्था में खलल पड़े। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं रामनंदन साहू। हम बात करेंगे बिहार में चुनावी उथल पुथल की, जिस कड़ी में तेजस्वी यादव ने एक विवादित बयान दिया था जो सूत्र को मूत्र कहा था, जिस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को डराने धमकाने में लगे हुए हैं, इसीलिए तेजस्वी यादव को इस मामले में सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इसी कड़ी में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा है कि महागठबंधन का इस बार विकेट गिरना तय है। बिहार में वो खाता भी नहीं खोल पाएगी, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि पप्पू यादव ने सीधा लोकसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे मात्र 9 सीट आए। वहीं आरजेडी जो है तो 26 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें उन्हें 4 सीट मिला। तो इस हिसाब से महागठबंधन जो है तो बिहार में इस बार उनका क्लियर आउट होना तय है। पप्पू यादव ने ऐसा कहा है। वहीं पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि महागठबंधन के जो छोटे घटक दल हैं जैसे भाजपा, तो उनका भी यहाँ पे बिहार में खाता खुलना तय नहीं है। तो देखिए बिहार में किस तरह से सियासी उथल पुथल जारी है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर बयानबाजियाँ करते नजर आ रही हैं। वहीं हम बात करेंगे आरजेडी के जो प्रदेश प्रवक्ता थे, जिनकी बहू जो है सो आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। भाजपा के दफ्तर में भाजपा के जो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके द्वारा आज उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। तो इसी तरह देखा जा रहा है बिहार में उथल पुथल जारी है। वहीं
राशन डीलर जो भी हैं, डीलरों ने नीतीश कुमार को खुलेआम चुनौती दी है। कहा है कि हमारी जनसंख्या बिहार में 55,000 से भी ऊपर है, तो इस बार चुनाव में हम उनको सबक सिखा देंगे, क्योंकि हम नीतीश कुमार की सरकार से खुश नहीं हैं। ये सरकार अफसरशाही और लूटने वाली सरकार है, इसीलिए हमें इस सरकार की इस बार गद्दी नहीं चाहिए। वहीं प्रशांत किशोर ने भी भाजपा और जदयू पर हमला करते हुए कहा है कि वो जो है सो बिजली बिल को लेकर के जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जनता को प्रीपेड मीटर से फ़ायदा होने वाला नहीं है, जनता को पोस्टपेड मीटर चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए चुनावी लहर है और इसमें एक दूसरे पर हमला करने में सभी लगे हुए हैं। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर, मैं रामनंदन साहू अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और देहरादून से मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के और बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम को लेकर के। उत्तराखंड के मौसम की अगर हम बात करें तो मानसून की वजह से जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाओं की अगर बात करें तो पूरी तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। प्राकृतिक आपदाओं और प्राकृतिक घटनाओं की अगर हम बात करें तो उच्च हिमालय क्षेत्रों में कहीं ऐसे ज़िले हैं जहां पर पूरी तरीके से जो पुल हैं जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ते हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पूरी तरीके से टूट गए हैं। सड़कों की बात करें तो वहां पर लैंडस्लाइड होने की वजह से मलबा पूरी तरीके से सड़कों के बीचों बीच आ गया है, लेकिन जेसीबी के माध्यम से लगातार जो सड़क किनारे मलबा आ गया है उसको हटाया जा रहा है, जिससे कि जो रास्ता है वो बाधित ना हो और आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त ना हो। साथ ही साथ मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर के जो तमाम एजेंसियां है, चाहे वो एसडीआरएफ हो चाहे वो एनडीआरएफ हो, दोनों को ही अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि किसी भी तरीके की घटना या कोई दुर्घटना की सूचना मिलने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। उच्च हिमालय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जेसीबी को लगातार अलग अलग स्थानों पर करा गया है कि अगर किसी भी तरीके की घटना होती है तो जेसीबी जा कर के वहाँ पर रेस्क्यू के काम में लगाई जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में डीएसओ की अगर हम बात करें तो डीएसओ ने ये ऑर्डर किए हैं कि करीब 4000 लीटर जो तेल है वो सभी तेल पंपे वालों को रखने पड़ेंगे, स्टॉक में रखना पड़ेगा। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों की बात करें जहां नगर निगम बड़े दावे और वादे कर रहा था कि उन्होंने पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो दुरुस्त कर ली है, लेकिन अब उनकी पोल भी खुलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बात करेंगे मैदानी क्षेत्रों में तो जलभराव की समस्या को लेकर के आए दिन जो वीडियोज़ आ रही हैं, जो खबरें आ रही है उसको लेकर के आम जो लोग हैं वो शिकायत लेकर के अलग अलग विभागों में जा रहे हैं, जिम्मेदार विभागों में शिकायतें कर रहे हैं और परेशान नज़र आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनकी शिकायतों के ऊपर कितना काम किया जाता है और किस तरीके से उनकी समस्या का समाधान होगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ 24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। मैं सुनील कुमार। कानपुर में रील बाजों का चढ़ा सर पर एक रील बनाने को लेकर गंगा में आज उस वक्त एक युवक ने छलांग लगाई रील बनाते हुए कि बीच जहां गंगा इस वक्त की अगर बात करें तो गंगा चरम सीमा पे बाढ़ पे स्थिति बनी हुई है। ऐसे में 20 धारा में इस युवक ने छलांग लगाई। पूरा मामला जाजमऊ थाना क्षेत्र का है। जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस छानबीन में शुरू हो गई। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से युवाओं के ऊपर रीलबाजी का चढ़ रहा है नशा और ऐसे गलत तरीके से स्टैंडबाजों पर प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करता है, अब ये देखने वाली बात है कि आखिर में गंगा तट पर ये पुल पे जो छलांग लगा रहा था युवक, इस पे या इसके अन्य लोगों पर किस तरीके से कार्रवाई करेंगे। और वहीं पे स्थानीय लोगों की अगर बात की जाए तो राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल और इसके बाद वायरल होने के बाद प्रशासन को पूरी तरीके से जानकारी हुई तो जाजमऊ पुलिस मौके पर पहुंची और अन्य लोगों की पूछताछ जारी। वीडियो ले सहयोगी के साथ सुनील कुमार, जगह 24 न्यूज़ कानपुर।